Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TAT examinations. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया में हमारी सरकार है वो दो लेवल पर बनाई जाती है। एक हम बनाते हैं स्टेट यानी कि राज्य लेवल पर और दूसरी हम बनाते हैं यूनियन यानी कि संघ लेवल पर जिसे हम बोलें। तो जो हमारे संघ के कार्यपालिका हेड होते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं यानी कि हमारे प्रेसिडेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रपति। तो आज हम प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, प्लस हम उनकी पावर्स के बारे में देखेंगे, उनकी इलेक्शंस के बारे में, और इन सब पॉइंट पे हम लोग करेंगे डिस्कशन। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, जिनके बारे में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो हमें मिलते हैं आर्टिकल्स 52 से लेके 62 तक देखने को मिलता है। और इन अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग बातों की हमें चीज़ें बताई गई हैं कि किस में हमें प्रेसिडेंट की डेफिनेशन के बारे में बताया है, फिर किसी में उनके पावर्स के बारे में बताया गया है, फिर नेक्स्ट में हमें उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। तो इन सब पॉइंट पे हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आता है यानी कि अनुच्छेद आता है वो है आर्टिकल नंबर 52। और ये आर्टिकल नंबर 52 हमसे क्या कहता है? ये कहता है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब अगर हमारा भारत देश है तो उस पर एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जिसे हम क्या बोलें, जिसे हम बोलें प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, यानी कि हमारे देश के एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होने चाहिए। अब देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है कि प्रेसिडेंट को एक तो हम बोलते हैं नॉमिनल हेड और दूसरा इनके ऑफिस को बोला जाता है रबर स्टैंप ऑफिस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है बहुत बार कि अगर हम बात करें नॉमिनल हेड की, या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ द नेशन किसे बोला जाता है, हेड ऑफ द स्टेट किसे बोला जाता है, तो आप आंसर लगा के आएंगे प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रियल हेड कौन होता है तो रियल हेड में आप लगा कर आएंगे पीएम। अब ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हेड के पास आती हैं कुछ पावर। हेड कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। अब ये जो प्रेसिडेंट हैं या तो ये अपनी शक्तियों का अकेले यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो यूज़ कर सकते हैं ये यूज़ कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। अब आप बताइए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? हेड होते हैं हमारे पीएम। यानी कि ये कहीं ना कहीं किससे बाइंड हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं हमारे पीएम से, यानी कि हमारे जो हो जाते हैं रियल हेड। अब देखिए क्या होता है, ज़्यादातर ये अपनी शक्तियों का स्वयं यूज़ नहीं करते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे केवल अकेले अलोन प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं डिसीजन लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो पीएम के साथ मिलके सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? नॉमिनल हेड यानी कि नाम के हेड बोला जाता है, या फिर रबर स्टैम्प। रबर स्टैम्प क्यों बोला जाता है? देखिए, हमारे देश में जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम करेगा कौन? सारे काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो सारे के सारे जो काम होते हैं वो किसके नाम पर होंगे? वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पर, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रबर स्टैंप ऑफिस। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर हेड पूछा जाएगा आपसे तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रियल हेड कौन है, अगर रियल वर्ड लग जाता है तो आपको लगा के आना है वहाँ पे पीएम, कि रियल हेड होते हैं हमारे पीएम। अब ये वाली बात हमारी बताई गई आर्टिकल नंबर 52 में कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 53, और आर्टिकल नंबर 53 में बोला गया, उनके बारे में बताई गई कि जो प्रेसिडेंट कार्य कर सकते हैं और जो शक्तियाँ उन्हें मिली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उन सबका वर्णन किया गया है किसमें? आर्टिकल नंबर 53 में, यानी कि पावर्स के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 53 में। अभी ये थोड़ा सा लेंदी है, इसके बारे में हम एकदम लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स मिली हुई हैं और उन पावर्स को कैसे कैसे प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 बताता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में,
यानी कि निर्वाचन के बारे में, कि जो प्रेसिडेंट का निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इलेक्शंस होते हैं इनके लिए वो इनडायरेक्टली होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया था कि इनडायरेक्टली इलेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो इनका निर्वाचन होता है वो करवाया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि वो कौन लोग होते हैं जो इनको इलेक्ट करते हैं या इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन 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 आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखनी है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जितने भी नॉमिनेटेड होते हैं, वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि हम लोगों ने लोकसभा में और राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और वहीं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन ऐसे होते हैं जो कि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। लेकिन वो 14 लोग मिलकर कभी भी इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल और केवल जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं इलेक्टेड लोग, जो कि जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, लेकिन होने चाहिए वो इलेक्टेड। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो संसद के निर्वाचित सदस्य। और कौन इनमें पार्टिसिपेट करता है? जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्य विधायिका होती हैं उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस 2 जगह से और लोग आते हैं। ये तो देखो मैंने बात करी है यहाँ पे स्टेट की, लेकिन 2 यूटीज ऐसी हैं जिसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो हैं हमारी दिल्ली और पुडुचेरी की। तो हम याद रखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दिल्ली और पुडुचेरी। तो जो इनमें हमारी क्या है, विधायिका है, उनके भी हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब वो यहाँ पे ही आपको क्या दे सकता है, 3 ऑप्शन तो आपको ये बना के दे देगा, एक ऑप्शन कोई भी डाल देगा, और उसमें से आपको पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, जितने भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और जो हमारी होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। केवल और केवल असेंबलीज जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और यूटीज की 2 करती हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे दिल्ली और पुडुचेरी की। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 54। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, यानी कि आर्टिकल नंबर 55 पर। आर्टिकल नंबर 55 हमें बताता है इलेक्शंस की रीति, यानी कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे, कब होंगे, वो सब हमें बताया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल नंबर 56। तो आर्टिकल नंबर 56 हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स? ये हमें बताता है कि राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के बारे में, यानी कि जो इनका वर्किंग पीरियड होता है उसके बारे में बताता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो वर्किंग पीरियड होता है वो होता है 5 सालों का, यानी कि 5 इयर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि 5 सालों का कब से कब तक होता है, मतलब ये जो 5 साल होते हैं इसकी काउंटिंग कब से शुरू होती है? कि या तो ऑप्शंस आपको बना के दे देगा कि जिस दिन से उनका निर्वाचन हो जाता है उस दिन से शुरू हो जाती है, या फिर जिस दिन से वो नॉमिनेट हो जाते हैं उस दिन से शुरू हो जाती है। बहुत सारे आपको पॉइंट्स बना के दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जिस दिन से हमारे प्रेसिडेंट ओथ ले लेते हैं, यानी कि शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन से जो उनके 5 साल होते हैं उनका जो टर्म होता है वो शुरू हो जाता है, और वो उस दिन से अगले 5 सालों तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 57 की तरफ। आर्टिकल नंबर 57 हमें क्या बताता है? ये बताता है कि अगर कोई हमारे प्रेसिडेंट हैं
5 साल का उनका टर्म कंप्लीट हो चुका है तो वो फिर से अपना नाम नॉमिनेट करवा सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट के लिए। यानी कि हमारे यहाँ कोई भी लिमिट सेट नहीं करी गई है कि कोई पर्सन कितनी बार प्रेसिडेंट के रूप में चुना जा सकता है, इसके लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 57। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 58 पर। अब ये 58 क्या बात करता है? 58 बात करता है कि अगर कोई पर्सन राष्ट्रपति की पोस्ट पर है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमारी होनी चाहिए। तो यानी कि ये बात करता है क्वालिफिकेशंस की, यानी कि योग्यता, कि एक पर्सन अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, नॉमिनेट करना चाहता है तो उसके क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन है हमारी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। दूसरा, उसकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 35 ईयर्स, यानी कि 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। तीसरा, आप याद रखेंगे कि जो ये पर्सन बनने जा रहा है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है अपने आप को, इसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि ये लोकसभा के मेंबर बनने की सारी क्वालिटीज़ को फुलफिल करता हो। हमने क्या देखी थी लोकसभा के मेंबर्स की, कितना होना चाहिए उसकी एज, 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, लोग अपने एरिया से जीत के आया हुआ होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक, इसके बाद वो क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि उसके पास कोई भी लाभ का और पद नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और वही जो हमने पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशंस देखी थी कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें एक क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से तो कोई भी 35 साल से बड़ा उम्र का व्यक्ति अपने आप को नॉमिनेट करवा सकता है, ऐसे तो भीड़ लग जाएगी इलेक्शन ऑफिस में कि भाई हम भी बनना चाहते हैं, हम भी बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन ने कुछ और कंडीशंस भी रखी हुई हैं। क्या कि जब आप अपना नाम नॉमिनेट करवाने जाते हो वहाँ पे, तो 50 लोग आपके प्रस्तावक के रूप में आपके साथ प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब उनके सिग्नेचर होने चाहिए, और 50 लोग आपके अनुमोदक के रूप में प्रेजेंट होने चाहिए। तभी आप एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, अपने आप को नॉमिनेट वहाँ पे करवा सकते हो प्रेसिडेंट के पद के लिए। अब ध्यान रखिएगा दो चीज़ें और, कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने थे, वो बने थे हमारे 1952 में। और अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं हमारे 15th प्रेसिडेंट। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो हमारे कौन से हैं, 15th नंबर के प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे 1952 में राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल नंबर 60 यानी कि अनुच्छेद नंबर 60 पर। अब आर्टिकल नंबर 60 हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। मतलब अगर हमें प्रेसिडेंट को कभी उनके पद से हटाना हो, लेकिन क्यों हटाना है, जब कभी ऐसा हो कि प्रेसिडेंट ने हमारे संविधान का उल्लंघन करा हो, उसके अनुरूप कोई कार्य ना करा हो, तो उस केस में अगर हम लोग चाहें, जनता चाहे उनको अपने पद से हटाना, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। लेकिन अभी तक इतने सालों बाद हमारे आज़ादी के भी आज तक किसी भी प्रेसिडेंट पे ये प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या होती है और कहाँ से शुरू होती है। तो इसे कोई भी हाउस शुरू कर सकता है, यानी कि जो हमने अभी तक अपने 2 हाउस पढ़े थे, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये किसी भी हाउस से शुरू होके आ सकता है, कोई भी हाउस इसको शुरू कर सकता है, कोई भी सदन से स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये शुरू होगा तो उसे 14th डे पहले, 14 दिन पहले हमें प्रेसिडेंट को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होगी इसके बारे में। और जब हम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देने जाएंगे इसके बारे में, तो जो हमारे सदन के 1/4 मेंबर हैं, यानी कि 1/4 मेंबर सदस्य ऐसे होने चाहिए जो इसके फेवर में हो, जो ये चाहते हों कि इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन होती हैं कि तो 14 दिन की प्रक्रिया, 14 दिन पूर्व हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि 1/4 सदस्य के उन पे सिग्नेचर होने चाहिए, तभी ये महाभियोग
नियोग की प्रक्रिया जो है इसको हम शुरू करवा सकते हैं प्रेसिडेंट पर, अन्यथा नहीं। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट को जो शक्तियां मिली हुई होती हैं, जो पावर्स होती हैं उनकी, जिसका कि डिस्कस बताया गया है कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 53 में यानी कि 53 में बताया गया है जिन शक्तियों के बारे में, उनको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे प्रेसिडेंट्स के पास कौन कौन सी स्पेशल पावर्स होती हैं। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये? आर्टिकल नंबर 53 में सबसे पहली आती है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि कार्यपालिका शक्तियां। अब देखिए इस कार्यपालिका शक्तियां में आती हैं सबसे पहली हमारी नियुक्तियां, यानी कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये कुछ बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट को नियुक्त करते हैं। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली होती है हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो हमारा मंत्री परिषद होता है, जो सबसे बड़े मंत्रियों की गठन होता है, सबसे बड़े मंत्रियों की सोसाइटी होती है एक तरह से, जिसे मैं बोलूँ इंडिया में, तो उसका जो नियुक्त होती है वो कौन करते हैं? वो हमारे करते हैं प्रेसिडेंट। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं एक हेड, यानी कि जिन्हें हम जानते हैं पीएम के रूप में, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इसके बाद जो हमारे आते हैं कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके भी जो हेड होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद जो होता है हमारा इलेक्शन कमीशन, उसके हेड भी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट द्वारा। इसके अलावा जो हमारे वित्त आयोग होता है, यानी कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, उसके हेड भी नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन। और जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा करे जाते हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नर्स, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट के राज्यपाल होते हैं उन सबको भी नियुक्ति मिलती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो सबसे पहले इनकी जो पावर्स थी एग्जीक्यूटिव में वो थी नियुक्तियाँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टीम्स का गठन करते हैं, परिषद का गठन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक होती है हमारी अंतर्राज्यीय परिषद गठन, यानी कि एक ऐसा गठन जिसमें सारे राज्यों के जो सीएम होते हैं उन सब का जो गठन होता है, उसके भी जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है? ये भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। दूसरा जो हमारा वित्त आयोग होता है, यानी कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, उसका भी जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए जो वित्त आयोग होता है इसके काम को भी थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पे कि वित्त आयोग करता क्या है। वित्त आयोग का गठन भी किसके द्वारा? ये भी होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसका काम होता है जो हमारे टैक्स होते हैं उसका डिवीजन करना, यानी कि जो टैक्स के रूप में सरकार की इनकम आती है जनता से, उसका डिवीजन किस तरीके से होगा सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में, यानी कि केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में जो करों का विभाजन है वो किस तरीके से होगा, वो वित्त आयोग ही डिसाइड करता है। और ध्यान रखना अभी जो हमारे ये वित्त आयोग चल रहा है ये 15th वित्त आयोग है और इसके जो हेड हैं वो हैं NK सिंह। तो यहीं पे साथ में इसका करंट भी हो गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभी हमारा फाइनेंस कमिश्नर चल रहा है उसके जो हेड हैं वो कौन है? वो हैं हमारे NK सिंह और इससे पहले थे 14th YV रेड्डी। तो आप इन दो नामों को भी याद रख सकते हो। ठीक, तो ये थी इनकी कौन सी शक्तियाँ? नियुक्तियों की शक्तियाँ। अब हम चलते हैं इसके बाद विधायी शक्तियों पे, यानी कि जो इनकी होती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। तो अब देखते हैं प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, यानी कि इनकी विधायी शक्तियों के बारे में।
अब देखिए विधायी शक्तियों में क्या आता है इनका, कि एक तो ये सबसे पहले कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारी संसद का अभिन्न अंग है। जब हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को शुरू करा था, उसी दिन हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट हमारी 3 स्तंभ हैं उसके, मेनली राज्यसभा, लोकसभा और हमारे प्रेसिडेंट। तो जो हमारा लेजिस्लेटिव पावर है सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो संसद का अभिन्न अंग है। सबसे पहली जो पावर है वो इनके पास यही है। उसके बाद जो इनके पास पावर है वो ये कि जब भी कोई बिल पास हो जाता है लोकसभा से और राज्यसभा से, वो तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे, यानी कि जब तक उस बिल को प्रेसिडेंट की एक्सेंट नहीं मिलेगी तब तक वो बिल एक्ट के रूप में नहीं बन सकता। लेकिन अब कुछ बिल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके बारे में पहले प्रेसिडेंट से साइन लिए जाते हैं, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनके बारे में प्रेसिडेंट से साइन बाद में लिए जाते हैं। खैर वो बात की बात है, वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाता है इतना, बस इतना जान लीजिए कि कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे। और प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे एक स्पेशल पावर होती है, वो पावर होती है जो कि दी हुई है हमें आर्टिकल 1, 2, 3। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये होती है हमारी ऑर्डिनेंस पावर, यानी कि अध्यादेश जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। अब ये अध्यादेश क्या होता है देखिए, और कब लगाया जाता है। अध्यादेश होता है कि जब मान लीजिए जो हमारा संसद है वो अभी सत्र में नहीं है, यानी कि संसद का जो सेशन है वो नहीं चल रहे हैं, अगर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि किसी बिल को एक्ट बनाने की ज़रूरत है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 123 का यूज़ करते हुए उस बिल को एक्ट बना सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं अध्यादेश। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जैसे ही सत्र चालू होगा तो उस बिल को 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा, नहीं तो ये ऑर्डिनेंस कोलैप्स कर जाएगा, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरह का टेम्परेरी बिल होता है जिसको एक्ट बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कब बनाया जाता है, जब जो हमारा संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वो सेशन में नहीं होती, यानी कि वर्किंग नहीं होती। इसके बाद जो इनका काम होता है लेजिस्लेटिव में वो होता है हमारी संसद को संबोधित करना, यानी कि जिस दिन हमारी पार्लियामेंट चूज़ होने के बाद सबसे पहले भवन में, संसद भवन में आती है, तो उसको संबोधित कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इसके बाद जितने भी हमारे जॉइंट सेशन होते हैं, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाना होता है, या फिर लोकसभा को बुलाना है या उसको भंग करना है, ये सारी शक्तियाँ भी किसके पास है, केवल और केवल हमारे प्रेसिडेंट के पास। लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्रेसिडेंट है वो केवल और केवल लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, यानी कि प्रधानमंत्री के कहने पर, अदरवाइज नहीं। और राज्यसभा को तो हम जानते ही हैं कि वो परमानेंट हाउस है, उसे किसी भी हालत में भंग नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके बाद आती हैं हमारे प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि जो हमारी होती हैं वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। और इस वित्तीय शक्तियों में क्या आता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हर साल जो हमारी सरकार होती है उसको बोलते हैं कि आप बजट पेश करिए, यानी कि क्या होता है वित्तीय वर्ष, जो इसका वर्ड हमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बजट नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो वित्तीय वर्ष होता है कि आप उस वित्तीय वर्ष को बनाइए और जनता के सामने पेश करिए। तो ये भी किसका काम होता है, ये होती है हमारी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वित्तीय शक्तियों में आती है। दूसरा कि जब भी हमारा धन विधेयक लाया जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसपे हमें पूर्व अनुमति, पहले अनुमति लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से, तो धन विधेयक भी उनमें से एक ही होता है। धन विधेयक जब भी पेश किया जाना है तो पहले आपको प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी होगी कि क्या हम ये बिल पेश कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा से ही शुरू हो सकता है, वो लोकसभा में ही शुरू किया जाता है। बाकी जितने भी हमारे पावर्स हैं बिल्स को लेके ज़्यादातर वो 50-50 हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा को एक एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है कि वो वहीं से शुरुआत होगी, और उसकी शुरुआत से पहले ही हमें प्रेसिडेंट से उसके लिए अनुमति लेनी होगी कि क्या हम इस बिल को शुरू कर सकते हैं या फिर नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनकी वित्तीय शक्तियों में था कि धन विधेयक पर पूर्व अनुमति, धन विधेयक पर पूर्व अनुमति, और दूसरा आता है हमारा कि बजट पेश करना, सरकार को बजट
पेश करना। ये दोनों काम किसके होते हैं? ये दोनों काम होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के, और जो आते हैं हमारी फाइनेंशियल पावर्स के अंतर्गत। इसके बाद आती है हमारे पास इनकी जुडिशियल पावर्स, यानी कि न्यायिक शक्तियाँ। अब इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि अगर कोई क्रिमिनल है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर नेशनल लेवल का हो, यानी कि कोई टेररिस्ट भी है, तब भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो उसकी जो सज़ा है उसको कम करवा सकते हैं या फिर उसको ख़त्म करवा सकते हैं। ये सब हमारे होता है प्रेसिडेंट के हाथ में, यानी कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसकी क्षमादान करवा सकते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्षमादान। ठीक है। और एक चीज़ और आती है इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो भी एक तरह से इनकी जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है कि उनकी जो जजेस की नियुक्ति होती है वो भी कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में। तो इसके बाद अब हमारी आती हैं मिलिट्री पावर्स, यानी कि सैन्य शक्तियाँ। और वो मिलिट्री पावर्स क्या क्या हैं? वो कुछ इस तरीके से हैं कि प्रेसिडेंट को बोला जाता है सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर किसका? सुप्रीम कमांडर बोला जाता है हमारी सेनाओं का। हमारे पास कौन सी सेना है? 3 सेना है, जल, थल और वायु। इन सब के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इन्हीं के कहने पर, जैसे मान लीजिए हमारी अभी कल को चाइना से लड़ाई हो या पाकिस्तान से कभी लड़ाई होती है, तो उस केस में कि युद्ध हमें करना है, युद्ध की स्थिति है या फिर शांति की स्थिति है, ये सब कौन डिक्लेयर करता है? ये सब हमारे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे कि युद्ध होना है या युद्ध चलना है, तब तक कोई युद्ध नहीं शुरू होगा, और तब तक कोई पीस की जो हमारी ऑफिशियल सूचना होगी वो भी हमें कौन देते हैं? हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। तो ये इनके पास पावर होती है, और ये हेड होते हैं हमारी तीनों सेनाओं के, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी हैं? नेवी, एयर और हमारी आर्मी। इन तीनों के होते हैं हेड कौन? हमारे प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर। इसके बाद आती हैं हमारे पास इमरजेंसी पावर्स। ध्यान रखिएगा इमरजेंसी पावर्स के बारे में, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। अब इन आपातकालीन शक्तियों के बारे में हमें 3 अनुच्छेदों में बताया गया है। कौन कौन से? 352 एक बताया गया है, फिर 356 और इसके बाद 360 में। देखो इसको याद कर सकते हो आप इस तरीके से कि आप जब इसमें +4 करते जाओगे ना, तो आपको नेक्स्ट मिलता जाएगा। ठीक है। 352 में आप 4 प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा, और जब आप 6 में प्लस करोगे तो 360 आ जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब ये इमरजेंसी पावर्स क्या क्या है? इमरजेंसी हमारी 3 तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। अब देखिए अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल है हमारे देश में, वो 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब? एक लगा था 1962 में, एक लगा था 1971 में, और एक लगा था हमारा 1975 में। और ध्यान रखिए इसको हमने देखा भी था, 1975 की जो इमरजेंसी थी, जो हमारी 2 सालों तक चली थी, इसको हमने बोला था डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडिया, जब डेमोक्रेसी के टाइम पे। तो जो ये 62 वाली लड़ाई थी हमारी, किससे लड़ी गई थी? चाइना के टाइम पे, तब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। फिर ये लड़ाई हुई थी हमारी पाकिस्तान से, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले एरिया से, तो उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। और तीसरी इमरजेंसी लगी थी हमारी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, जब एक आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में 2 सालों के लिए इमरजेंसी लगवा दी गई थी। ठीक है। तो ये थी हमारी नेशनल इमरजेंसी, जो कि इंडिया में लगी है 3 बार अभी तक, 62, 71 और 75। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद जो 356 में इमरजेंसी बताई गई है, वो है हमारी, जिसको हम जानते हैं गवर्नर रूल के नाम से। गवर्नर रूल के नाम से, यानी कि राज्यपाल शासन। और ऐसा कब होता है कि जब जो कोई राज्य होता है
वो अपनी शक्तियों को चलाने में या अपने कार्यों को करने में विफल हो जाता है, सरकार विफल हो जाती है किसी राज्य में, तो उस टाइम जो हमारे गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब को चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे गवर्नर रूल लगा दीजिए। उस टाइम पे क्या होता है कि स्टेट की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सब उनसे छीन ली जाती है और वहाँ पे डायरेक्टली सेंटर का रूल स्थापित कर दिया जाता है, जिसके कि हेड कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं गवर्नर रूल्स। बहुत सारे स्टेट्स में ही बार बार ऐसा लगती रहती है जैसे जैसे ज़रूरत होती है। इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल नंबर 360 पे, जो कि है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आज तक अभी तक भी हमारे इतने सालों के लोकतंत्र में इस फाइनेंशियल इमरजेंसी का यूज़ नहीं करा गया है। ऐसी कोई हमारे साथ इतना बुरे मतलब हमारे साथ कभी नहीं हुआ कि हमें फाइनेंशियल पावर, इसको जो हमारा वित्तीय आपातकाल होता है, इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी है यहाँ पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाने की हमें कभी ज़रूरत पड़ी हो, अभी तक ऐसा हमारे देश में देखने को नहीं मिला है। तो ये थी हमारी इमरजेंसीज पावर और ये थी हमारी मिलिट्री पावर। इसके बाद एक और पावर आती है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर के नाम से, यानी कि वीटो शक्ति। अब ये वीटो शक्ति क्या होती है? देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई बिल को एक्ट बनाना होता है तो उस पर हमें प्रेसिडेंट की एक्सेंट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब देखो, मान लीजिए कि कोई बिल था वो लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर पहुंच गया हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट उस पर 3 चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या? या तो वो उस पर साइन कर देंगे तो वो तो बिल एक एक्ट बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई वो रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा को वापस भेज देते हैं कि भाई आप इस पर फिर से विचार कीजिए और कुछ टाइम बाद आप फिर से भेजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये दोबारा भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पर अपने साइन देने ही देने होते हैं। इसके बाद थर्ड केस हो सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ करते हुए उस बिल को अपने पास अनंत समय तक रख सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो जब तक चाहें उस बिल को अपने पास संभाल के रख सकते हैं बिना किसी जवाबदेही के। तो ये थी हमारे पास वीटो शक्तियाँ। और जो ये लास्ट वाली मैंने आपको बताई कि वो अपने पास कभी तक भी रख सकते हैं, इसको हम एक नाम से जानते हैं स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, तो ये थी हमारी जितनी भी प्रेसिडेंट की शक्तियाँ, यानी कि जो हमारे देश में प्रेसिडेंट की पोस्ट को, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनको जितनी भी शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने अपने पार्लियामेंट टॉपिक को कवर कर लिया, जिसके कि 3 स्तंभ थे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। सारी चीज़ें हम लोग देख सके हैं। और जो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में नए हैं तो वो आई बटन पर जाकर मेरी प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जो कि है लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तभी आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल डिस्कशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।